बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी की भरपूर तकरीब पर बहस जारी है जी। बड़े भरपूर अंदाज से हुकूमती कारकर्दगी न सिर्फ कन्वेंशन सेंटर के अंदर बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बराह रास्त दिखाई गई। डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए मुख्तलिफ हुकूमती मनसूबों पर रोशनी डाली गई। साबका और मौजूदा हुकूमती कारकर्दगी का मुआजना किया गया। इमरान खान की सियासी जदोजहद की मंजरकशी की गई। मौजूदा हुकूमती कारकर्दगी का तफसीलन अवाम के सामने उसको पेश किया गया। 3 साल के सारे कारनामे गिनवाए गए हैं। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में यह भी बताया कि इनकी हुकूमत ने अवाम को हेल्थ कार्ड दिए, अब किसान कार्ड दिए जा रहे हैं। गरीब खानदानों को नए घर दिए जाएंगे, जबकि मुल्क के अंदर लंगर खाने खोले गए। यही नहीं बल्कि मुल्क में यकसा निसाब जो है तालीम का वो भी नाफिज किया गया। कोरोना आया तो बेहतरीन फैसले किए गए हैं। खवातीन को जायदाद में हिस्सा दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआशी मैदान की कामयाबियां भी गिनवाई हैं। बताया कि टैक्स वसूली 3800 से बढ़कर 4700 अरब रुपए हो गई है। करंट अकाउंट खसारा जो 20 अरब डॉलर था अब सिर्फ 1.8 अरब डॉलर रह गया है। ज़र मुबादला के ज़खायर 27 अरब डॉलर हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने बताया कि तहरीक इंसाफ के 3 साला दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड मोटरसाइकिल, गाड़ियां और सीमेंट जो है वो फरोख्त हुआ है। मुल्की एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की भेजी गई रकूम में 10 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। यही नहीं बल्कि सिंध और बलूचिस्तान के लिए 1300 अरब रुपए के पैकेजेस भी दिए गए हैं। वज़ीर आज़म ने आज़म जाहिर किया है जी कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल लेंगे। अपने खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑपोजिशन जमातों पर भी काफी तनकीद की। उनका कहना था कि ऑपोजिशन ये चाहती है कि फौज हुकूमत को गिरा दे। करप्ट माफियाज मायूसी फैलाकर हुकूमत को नाकाम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने इतराफ किया है कि माजी में मैंने भी फौज पर तनकीद की है। कोई भी इदारा गलतियां कर सकता है, अदलिया, फौज और हम सियासतदान भी गलतियां करते हैं, लेकिन इसका यह मकसद नहीं है कि आप अपनी फौज को ही जो है वो बुरा भला कहना शुरू कर दें और इनके पीछे पड़ जाएं। वज़ीर आज़म ने ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए यह भी कहा कि ये फौज के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि ये चाह रहे हैं कि फौज किसी भी तरीके से जो मौजूदा हुकूमत है उसे गिरा दे। ये खुद को जमहूरी कुव्वत कहते हैं और फौज के पीछे पड़े हैं कि जमहूरी हुकूमत को गिरा दें। तनकीद की हुई है माजी के अंदर कोई भी इदारा है, अदली है, वो भी गलतियां करती है, फौज भी गलतियां करती है, हम पॉलिटिशियंस गलतियां करते हैं। लेकिन ये तो नहीं मकसद कि आप अपनी फौज को बुरा भला कहना शुरू हो जाए और फौज के पीछे पड़ जाए। फौज के पीछे इसलिए पड़े हैं, आप चाह रहे हैं कि किसी तरह फौज गवर्नमेंट को गिरा दें। यह अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं और उनके पीछे पड़े हुए हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिरा दें। यही नहीं बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो कहा कि जब वजीर मुशीर चोर हों तो मुल्क तबाह हो जाता है। माजी के हुक्मरानों ने अमीर ममालिक से सिर्फ इमदाद मांगी। इनकी गलतियों की वजह से मुझे दुनिया के सामने कर्ज के लिए हाथ फैलाना पड़े हैं। एहतिसाब से मुतालिक वज़ीर आज़म ने बताया कि पंजाब की एंटी करप्शन मुस्लिम लीग नून के 10 सालों में कुल 2.5 अरब रुपए बरामद किए थे, जबकि हमारे 3 सालों में उसी इदारे ने 450 अरब रुपए बरामद किए हैं। इसी तरह नैब ने 18 सालों में 290 अरब रुपए बरामद किए थे, जबकि हमारे 3 सालों में 519 अरब रुपए बरामद किए जा चुके हैं। भाई मुख्तसर ये कि वज़ीर आज़म की जानिब से सब अच्छा है या अच्छा होने वाला है कि नवीद सुनाई गई है। हुकूमती कारकर्दगी की बड़ी फ्लावरी पिक्चर जो है वो पेश की गई है, लेकिन सवाल तो ये है कि जब सब इतना अच्छा हो रहा है जैसा कि वज़ीर आज़म साहब ने बताया है, तो अपोजिशन जमातें रोना क्यों रोती रहती हैं। इसी पर जो है वो आज हम बात करेंगे कि आखिर अपोजिशन का मसला क्यों हल नहीं होके दे रहा और अपोजिशन इसके ऊपर इतना शोर क्यों मचाती है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। 3 साला कारकर्दगी की इतनी जबरदस्त पिक्चर आज खान साहब ने पेश की। सब कुछ तो अच्छा कर दिया वज़ीर आज़म ने और उनकी टीम ने, और फिर जो कह रहे हैं कि कुछ मसाइल मानते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मसाइल हैं तो वो भी हल हो जाएंगे। तो फिर क्यों आप लोगों की तसल्ली क्यों नहीं होती? क्यों आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी ठीक नहीं है? वो तो कहते हैं सब अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी तसल्ली की बात नहीं है, तसल्ली पाकिस्तान के अवाम की बात है। और मैंने तकरीर सुनी, बड़ी मुश्किलों से सुनी क्योंकि बड़ी मुश्किल से गुजरना पड़ता है। इतना झूठ बोलता है जो शख्स उसको सुनने के लिए, लेकिन क्योंकि जवाब देना होता है इसलिए सुनना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि वो इतना मुश्किल में वक्त था 2018 में, तो मैंने अवाम को कहा कि घबराना नहीं। तो बात यह है कि 2018 में तो तरक्की की शरह 5.8% थी, 3% पे महंगाई थी, सीपैक था, रोजगार था, मुल्क तरक्की कर रहा था। जो आटा था वो 35 रुपए था, जो चीनी थी वो 52 रुपए पे थी, जो बिजली थी वो 11 रुपए पर यूनिट पे थी, जो गैस थी, जो दवाइयाँ थी मुफ्त थी। तो बात यह है कि उस वक्त मुश्किल हालात में था और घबराना नहीं। तो इस वक्त तरक्की की शरह पहले -4.0,
मनफी 0.4% पे आई। आज महंगाई की शरह जो 3% पे थी 16% पे है। आज तेल जो 142 रुपए का था वो 350 रुपए का आवाम खरीद रही है। जो बिजली 11 रुपए यूनिट थी वो आज 22 रुपए यूनिट खरीद रहे हैं। जो गैस है वो 146 रुपए महंगी हो चुकी है। बिजली जो दवाई है वो 500% महंगी हो चुकी है। 16,000 अरब का कर्जा ले चुके हैं। 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। उस दौर में जहाँ 1 करोड़ नौकरी मिलनी थी, जहाँ गुर्बत खत्म होनी थी, वहाँ 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। चाहे वो मीडिया वॉच हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो, चाहे वो जीएसटी रिव्यू हो, चाहे वो फैटअप हो, वो ये कह रहे हैं कि सहाफियों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, हरासमेंट हो रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो हरासमेंट है, जो गला घोंटा जा रहा है, उसकी रिपोर्ट्स हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो गवर्नेंस और करप्शन है उसका सर्टिफिकेट दे रही है। सर्कुलर डेट जिस पे बड़ी बात होती थी वो 1100 से 2300 बिलियन हो गया है। फिस्कल डेफिसिट से बड़े नारे लगते थे, वो 1500 बिलियन से 3300 बिलियन हो गया है। ट्रेड डेफिसिट पे बड़ी बात करते थे और बड़े उस पे चीख और चलाते थे। तो वो पीएमएलएन का जो आखिरी साल था उसमें 33 बिलियन डॉलर था। इस वक्त पीटीआई के तीसरे साल वो 40 बिलियन पे एक्सपेक्टेड है, 40 बिलियन के ऊपर। तो इस वक्त आपने घबराना नहीं है, कहना या जब 2018 में जो मैंने आपको कंपैरिजन दी है उस वक्त घबराने नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप अपनी कारकर्दगी को दिखाने के लिए, जिसमें आप कहते हैं कि बड़ी तरक्की हुई है, मंसूबे लगे हैं, जॉब मिली है, मतलब बड़ा दूध की नहरें बह गई हैं, तो उस कारकर्दगी की तस्वीर एक इंडियन वेब पोर्टल से लेकर वहां की तस्वीरें लगाकर अपनी कारकर्दगी दिखाना, क्या आपको पूरे 22 करोड़ अवाम में एक तस्वीर नहीं मिली जिसको आपने रोजगार दिया हो? एक किसान की तस्वीर नहीं मिली जो आज खुशहाल हो कि आपने इंडिया के किसानों की तस्वीरें लगाई हैं? आपने जो मंसूबों की तस्वीरें लगाई हैं, हाँ, एक ईंट नहीं लगाई। 16,000 अरब का कर्जा ले लिया, कहते थे कर्जों में मुल्क को डुबा दिया। तो 16,072 साल तारीख में किसी ने अपनी दौरे हुकूमत पूरे में नहीं लिया जो इन्होंने 3 साल में ले लिया है। तो बात यह है कि कारकर्दगी आप उनको बता रहे हैं जो आज 35 रुपए नहीं, आज 100 रुपए किलो आटा खरीद रहे हैं। आप उसको कारकर्दगी बता रहे हैं जो आज 52 रुपए नहीं 120 रुपए किलो चीनी खरीद रहे हैं। जो एलएनजी हमने खरीदी वो 35 रुपए की बिड पे आ रही थी, जिसपे इन्होंने शोर मचाया हुआ। और खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल मौत की सही। मरियम साहब, आप बिल्कुल कर्जों की बात कर रही हैं, महंगाई की बात कर रही हैं, लेकिन इन सब चीजों का इल्जाम तो आप लोगों की जो गुज़श्ता हुकूमत है उसी के ऊपर डालते हैं खान साहब, और अभी तक डालते हैं। वो कहते हैं कर्जे भी इसलिए लेने पड़ते हैं मुझे क्योंकि ये जो है वो इतनी चोरियां कर गए थे कि मुझे कर्जे लेने पड़े। आप इतनी तशवीशनाक सूरत हाल बता रही हैं, अगले 5 साल का विजन पेश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं अगली बारी फेर न्याजी। तो ये क्या हो रहा है? एक मैं आपको बात बता दूं कि विजन तो हमने 100 दिन का भी सुना था, विजन तो हमने 1 करोड़ नौकरी का भी सुना था, 50 लाख घर का भी सुना था। और ये मैं सिचुएशन नहीं बता रही, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टेट बैंक की रिपोर्ट, जो हुकूमती रिपोर्ट होती है, जो हुकूमती अदाद-ओ-शुमार होते हैं, जो इनको सबमिट करानी पड़ती है, जो इनको पब्लिश करानी पड़ती है। आज भी अगर आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे जाएं तो जो जरूरी अशिया, जरूरत इस्तेमाल की अशिया हैं जो आज 16% पे महंगी हो गई, वो मरियम औरंगजेब नहीं कह रही, वो इनकी अपनी हुकूमती रिकॉर्ड कह रहा है। आप झूठ बोलकर, विजन देकर, 90 दिन के करप्शन खत्म करने का भी विजन हमने देखा था ना, पूरी की पूरी ऑपोजिशन को सजाए मौत की चक्कियों में डाल दिया, शहबाज शरीफ को आशियाना में मिलाया, साफ पानी, गंदा नाला, मेट्रो मुल्तान, कभी ऑरेंज ट्रेन, कभी मेट्रो पाकिस्तान, कभी मेट्रो लाहौर, क्या निकला उन इल्जामात से? अच्छा, एक और चीज मरियम साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप लोग क्या अभी भी चाहते हैं कि खान साहब की हुकूमत जो है वो वक्त से पहले चली जाए? क्योंकि खान साहब इस तरह का इल्जाम आज आपके ऊपर लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आप लोग फौज के पीछे पड़े दरअसल इसी वजह से हुए हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि फौज इस हुकूमत को गिरा दे। तो क्या आप लोग चाहते हैं, कि नहीं ठीक है अपना टाइम पूरा करें और एक्सपोज होंगे, जो कि आपका रहा है एक मौके? देखिए, बात यह है, उस हुकूमत को 1 मिनट रहने का हक नहीं है, 1 सेकंड रहने का हक नहीं है जो अवाम के लिए बाइस तकलीफ हो। लेकिन जो लोग मैंडेट लेकर नहीं आते, जो आरटीएस पठाकर मुसल्लत किए जाते हैं, जो अवाम का वोट लेकर नहीं आते, उनका सारा का सारा। आज बड़ा अच्छा वो एक मुझे तरसी आया, मुझे मेरे बड़े फेवरेट है अताउल्ला ईसा खेलवी साहब, अच्छे फनकार और गुलकार हैं, हमारा असासा है। वो गा रहे थे गाना कि डट के खड़ा है इमरान, बिल्कुल डट के खड़ा है इमरान, एटीएम के साथ, चीनी चोरों के साथ, माफियाज के साथ, क्योंकि पॉलिसीज जो हैं वो अवाम के रिलीफ के लिए नहीं बन रही। पॉलिसीज बिल्कुल घबराना नहीं। 2018 में इमरान खान ने अवाम को नहीं कहा था घबराना नहीं, उन्होंने एटीएम को कहा था कि आप बिल्कुल ना घबराएं क्योंकि अब पॉलिसीज मैं बनाऊंगा जो एटीएम्स और माफिया की जेबें भरेगा और पाकिस्तान की अवाम की जेबें खाली करेगा। तो 1 सेकंड
उस हुकूमत को रहने का हक नहीं है जो पाकिस्तान की आवाम के लिए रिलीफ न दे सकता। सही, बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहब। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद थी और एक रिबटल इसको हम कहेंगे, जो भी कारकर्दगी आज हुकूमत की तरफ से बयान की गई उसके रिएक्शन में मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है वो बयान कर रही थी। छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर क्विकली देंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बिलाशुबा मुआशी मैदान है। मुआशी इशारों को देखते हुए अपोजिशन जमातें मुसलसल हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाती रही और अब से कुछ देर पहले मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो बहुत खुलकर बना भी रही थी। बिलखसूस महंगाई के मामले पर अवाम में भी शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। आटे, चीनी, दालों से लेकर कुकिंग ऑयल तक की जो कीमतें हैं वो जहां पहुंच गई हैं वहां पहले कभी नहीं पहुंची थी। आम आदमी, मजदूर, सफेद पोश तबका दो वक्त की रोटी के लिए परेशान है, मगर हुकूमत की जानिब से तरक्की करती हुई मैशत की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। अवाम को इनकम बढ़ाने का जो है वो दावा किया जाता है कि अवाम की इनकम पहले से काफी बढ़ गई है। बताया यह भी जाता है कि अब अवाम के हालात पहले से बेहतर हैं। आज भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 3 साल हुकूमती कारकर्दगी बताते हुए मौजूदा हुकूमत की मुआशी कामयाबियों पर बात की है और माजी की हुकूमतों को तमाम मसाइल की वजह उन्होंने करार दिया। उनका कहना था कि हम 3 साल बहुत मुश्किल गुजरे हैं हमारे, क्योंकि जब हमने हुकूमत संभाली थी तो ये मुल्क का दिवालिया करके गए थे। हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर और कर्ज की अदायगी के लिए पैसे ही नहीं थे। हम अदायगियों के हवाले से दिवालिया हो रहे थे क्योंकि हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर ही नहीं थे। हमारा करंट अकाउंट खसारा मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा $20 अरब का था। दोस्त ममालिक मदद ना करते तो हम तो डिफॉल्ट हो सकते थे। हमें मजबूरन IMF के पास जाना पड़ा क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं थे। और जब हम इन मसाइल से निकल रहे थे तो कोरोना आ गया। ये जो 3 साल थे हमारे, बड़े मुश्किल साल गुजरे हैं। पहले तो मुल्क को बैंकक्रप्ट करके चले गए। जो हमारे रिजर्व्स थे, जो हमने बाहर लोगों को कर्जे लिए हुए थे, पैसे देने थे, हमारे पास पैसे ही नहीं थे उनको किस्तें वापस करने की। हमने डिफॉल्ट करना नहीं था, हम डिफॉल्ट कर रहे थे पेमेंट्स के ऊपर क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं था। हमारे मुल्क में कभी इतना बड़ा, तकरीबन $20 अरब का डेफिसिट था, इतना बड़ा। हमें अगर ये ना मदद करते हमारी सऊदी अरेबिया, UAE और चाइना, जो महंगाई और जो मुश्किल वक्त गुजरी हमारी कौम, वो कुछ भी नहीं है जितना रुपए ने नीचे जाना था। और उसके बाद फिर एक इशू नहीं आया, पहले तो क्राइसिस आया, इसके मुश्किलों से IMF को पास जाना पड़ा, पैसे नहीं थे हमारे पास। और जब वो IMF की आप शराइत पे चलते हैं, अवाम को तकलीफ होती है, अवाम मुश्किल वक्त से गुजरती है। तो हम उस मुश्किल वक्त से साल के बाद निकल ही रहे थे कि कोरोना आ गया। बेशुमार मसाइल थे, मगर वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि हम $20 अरब का खसारा $1.8 अरब पर ले आए हैं। गैर मुल्की ज़र मुबादला के कुल ज़खायर $16.4 अरब थे, अब $27 अरब तक पहुंच गए हैं। टैक्स कलेक्शन जो $3,800 अरब रुपए थी, आज $4,700 अरब तक पहुंच गई है। तरसीलात ज़र $19.9 अरब थी और आज तरसीलात ज़र जो है वो $29.4 अरब पे पहुंच गई हैं। यही नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो बताया कि हमारी सनत में 18% से ज़ायद का इजाफा हुआ है। 10 साल बाद हमारी सनत इतनी तेजी से ऊपर जा रही है, जबकि तामीरात के शोबे में सीमेंट की 42% फरोख्त बढ़ी है। किसानों के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि ज़राअत में 1100 अरब इजाफी किसानों के पास गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि हमारी मोटरसाइकिलें रिकॉर्ड तादाद में बिकी हैं, रिकॉर्ड ट्रैक्टर फरोख्त हुए हैं, गाड़ियों की फरोख्त 85% बढ़ गई है। टोयोटा ने अपनी तारीख में इतनी गाड़ियां नहीं फरोख्त की जितनी आज बेची हैं इस दौर में। मुआशी मैदान में भी सब अच्छा है कि गर्दानें जो है वो सुनाई जा रही हैं, मगर दूसरी तरफ अवाम इन कामयाबियों के दावों पर कान धरने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मुसलसल महंगाई का रोया जा रहा है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि अगर मैशत बेहतर हो गई है तो आम आदमी की जिंदगी क्यों नहीं बेहतर हो रही, अवाम हुकूमती दावों से मुतमिन क्यों नहीं हो रही। जानेंगे कि अवाम की आमदन ज्यादा बढ़ी है या फिर अवाम पर अखराजात का बोझ ज्यादा बढ़ा है। मुआशी मैदान में मौजूदा हुकूमत की नाकामी और कामयाबियां हैं क्या? मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशी अमूर हैं। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। मैशत को लेकर वज़ीर-ए-आज़म मुतमईन हैं, उनके वज़ीर मुतमईन हैं, मुशीर मुतमईन हैं, नहीं मुतमईन तो अवाम नहीं मुतमईन। किस तरह से होगी ये मुतमईन? शुक्रिया आयशा। मैं जो हूँ इस हुकूमत की, आपके साथ भी मैंने कई प्रोग्राम्स किए और आपने हमेशा सुना होगा कि मैंने जो है इस हुकूमत की जो है तारीफ़ की है और हमेशा से जो है इनके कामों की जो ये खुद हाईलाइट नहीं कर पाते थे। अक्सर लोग मुझे कहते थे कि भाई आप इनकी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और ये खुद बेचारे नहीं तारीफ़ कर पा रहे। तो आज मेरे ख्याल से PTI ने अपने जो 3 साल का जो कारकर्दगी दिखाई है, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि उन्होंने सब कुछ वो हाईलाइट किया जो उन्होंने अचीव किया। इसमें झूठ कुछ भी नहीं था।
और एक एक बात सच थी, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि ये नंबर फज है या इन्होंने गलत बताया। एक पैसे की हेर फेर इधर से उधर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो आपने बोला कि जो अवाम है, जो आम अवाम है, लोग हैं, वो जो है इस हुकूमत कारकर्दगी का कहते हैं कि हमने अचार डालना है, क्योंकि हमारी तो जरूरत है, जो हमारी जिंदगी है वो पहले से मुश्किल हो गई है। और मैं इस बात को आपसे इंडोर्स करता हूँ। आप बिल्कुल, आप भी सही कह रही हैं और आवाम भी ठीक कह रही है। लेकिन बात यह है कि इस हुकूमत के पास ऐसी चॉइस थी कि वो उनकी जिंदगी को जो इस वक्त जो खड़ी है जहाँ पे उससे ज्यादा बेहतर कर सकते थे। मेरा अपना ख्याल ये कि इनके पास वो वाली चॉइस या वो लग्जरी नहीं थी। और उस लग्जरी के ना होने की वजह से जो है आवाम आज भी परेशान है। तो मैं ये कहूँगा कि आपसे कि पीटीआई ने तो अपनी तमाम जो अचीवमेंट्स हैं 3 साल की वो बता दी। अब जो उन्होंने नहीं हासिल किया मेरे ख्याल से वो बताना चाहिए। शायद वो हासिल करने के बाद आवाम की मियार जिंदगी बेहतर हो जाए, और वो अगले 2 साल में इनकी मंजिल होनी चाहिए। इस पे जो है इनको कंफर्टेबल होके और जश्न मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है। और वो सबसे पहली चीज नहीं, मुज़म्मिल साहब अब जरा कुछ इसको एक्सप्लेन कर दीजिए ना। आपने कहा कि वो लग्जरी हुकूमत के पास मौजूद नहीं थी कि अवाम का जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड या अवाम की जिंदगी जो है वो बेहतर बनाई जा सकती। आप ये कहते हैं कि अगले 2 साल में इनका टारगेट ही होना चाहिए। अगर अगले 2 साल में भी इनका टारगेट नहीं ये होगा और वो उसी तरीके से तरक्की की राहें हमवार करते चले जाएंगे, जो कि आप कह रहे हैं कि बड़ी जबरदस्त अचीवमेंट्स जो उन्होंने बताई हैं बिल्कुल ठीक बताई हैं, अगर उसी तरह से अचीवमेंट का सिलसिला जारी रखेंगे तो आपको लगता है कि अगले 5 साल के लिए जो अवाम है वो इस गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे? तो अवाम का ट्रस्ट वापस हासिल करने के लिए अवाम के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। देखिए, मैं आपको इसकी एक मिसाल समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो मिसाल फिट हो जाए। एक कश्ती में चंद लोग सफर कर रहे थे और वो समुंदर में थे, और वो कश्ती जो है उलट जाती है, और वो जो लोग हैं वो पानी में डूब रहे हैं। अब वो जो पानी में डूब रहे हैं लोग, पहली उसकी मंजिल ये कि उनको किसी तरीके से डूबने से बचाना है या और उनकी जिंदगी बचानी है। और फिर जब आपने जिंदगी बचा ली, उसके बाद क्योंकि वो पानी में बहुत देर रहे तो उनकी जो है सेहत को भी नुकसान हो गया और बहुत सारे मसाइल हो गए। आप जो है उनको उसी हालत में डूबते हुए नहीं ला सकते जिस हालत में वो डूबने से पहले थे। पहले उनको आपने बाहर निकालना है, फिर उनको सुखाना है, अगर उनके फेफड़ों में पानी चला गया और कोई चीज हुई है उसका इलाज करना है, उसके बाद वो नॉर्मल हालात में आएंगे। तो जो मैं लग्जरी की बात कर रहा था वो यही कहना चाह रहा था कि जब इनको मईशत मिली तो जो है मईशत डूब रही थी। इत्तेफाक की बात है, हमेशा जब मईशत नीचे जाती है तो डूबने का अल्फाज इस्तेमाल होता है। अब इनका पहला काम ये था कि किसी तरह जान बचाओ, फिर उसके बाद देखेंगे कि इनको जो है तौलिया देना है, सूखे कपड़े देने हैं, अद्वियात देनी है, वो बात की बात है। तो पीटीआई ने अभी जो सफर जो तय किया है वो डूबने से बचा लिया है मुल्क को, और अवाम को जो इससे ज्यादा मजीद सख्तियां देख सकते थे वो उससे बचा लिया। अब ये जो दूसरी लेग है मिड टर्म के बाद, जो है कि इनके 3 साल हो गए, अगर ये 2 साल में इनको नॉर्मल हालात में नहीं लेकर आएंगे तो मैं आपको अभी कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन बुरे तरीके से हार जाएंगे। सही है। अब उसके लिए इनको करना क्या है? अब इनके काम बाकी क्या रहेंगे जिससे आम आवाम सही हो सकती है? सबसे पहले पीटीआई की हुकूमत ने अभी तक इदारों को मुस्तहकम नहीं किया। आप देख लें, एफबीआर के चेयरमैन बार बार तब्दील हो रहे हैं, कभी सेक्रेटरी चेंज हो रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, अभी तक इनकी टीम मुकम्मल नहीं हुई। ये काम 3 साल तक हो जाना चाहिए था। दूसरी चीज, मैं ये नहीं कहूंगा कि करप्शन पीटीआई वाले कर रहे हैं, लेकिन ये मुल्क से करप्शन का खात्मा नहीं कर सके। नीचे सरकारी लेवल पे आम इंसान, प्राइवेट सेक्टर, इस मुल्क में करप्शन पहले से ज्यादा बढ़ गई है, कम नहीं है। जिसको देखें वो कमीशन मांगता है, कट मांगता है, रिश्वत मांगता है, ये करता है, वो करता है। मैं ये पीटीआई के वजीरों को नहीं बोल रहा, मैं एक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। सही है, ठीक है। तीसरी चीज जिसकी आम आवाम को, आम जबान को, अमीर गरीब, ख्वास और गरीब सबको शिकायत है, वो है महंगाई। पीटीआई की हुकूमत सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं कर सकी कि अगर मुल्क में सैलाब, तूफान आ जाए या क्रॉप खराब हो जाए तो वो जो है उसकी जो है कीमतों में एकदम फर्क ना आए। पूरी दुनिया में ऐसा हमारे मुल्क में एक साथ ही आ जाता है, कभी करेंसी की वजह से, कभी उसकी वजह से। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो फूड की है उसकी है, उसमें मैं हमेशा से आपके प्रोग्राम्स में भी जिम्मेदार सूबों को भी साथ ठहराता हूँ
क्योंकि सूबों के पास ज़राअत आ गई है, कारखाने उनकी जिम्मेदारी अब है, ये तमाम चीजें। लेकिन जो है पीटीआई की हुकूमत सूबों में भी तो है, सिंध के अलावा। तो अगर सूबों ने नहीं किया तो वो कलेक्टिव इन्हीं का फेलियर है। सही। तो जो मैं आज आपके जो नाजरीन होंगे और जो मुझे सुनते हैं वो काफी हैरत में होंगे कि ये मुजम्मिल को क्या हो गया। मैं इन पर तनकीद नहीं कर मैं रहा। वही कहने लगी थी मुजम्मिल साहब कि आज तो मुझे भी कहना पड़ेगा कि पीटीआई खुद को उस तरह से डिफेंड नहीं कर पाती जिस तरह आपने वो कश्ती और पानी वाली मिसाल देके पीटीआई को डिफेंड किया। अब इस पे भी आई एम श्योर बड़ा डिवाइडेड सी राय होगी। कुछ लोगों को तो शायद तसल्ली हो गई हो कि जी डूबने से बचा लिया, अब शायद आगे कुछ बेहतरी है, और कुछ लोग को शायद गुस्सा भी आया हो कि कैसी बातें कर रहे हैं। जी जी जी, तो मैं चाहता हूँ कि आज इन्होंने अपनी रिपोर्ट कार्ड खुद बना ली और इन्होंने रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल सच्ची बनाई है, लेकिन ये रिपोर्ट कार्ड जो है ना सिर्फ पासिंग मार्क्स हैं 33%। अच्छा। अगर एक हुकूमत को जो है री इलेक्ट होना है तो उनको 65 से 70% मार्क्स फर्स्ट डिवीजन लानी पड़ेगी। अभी ये फर्स्ट डिवीजन से बहुत दूर है क्योंकि आम अवाम की मियारे जिंदगी, महंगाई, नहीं तो ये खुशखबरी आप हमें सुना रहे हैं मुजम्मिल साहब, टाइम हमारे पास कम है, क्विकली जरा जवाब दीजिएगा। ये खुशखबरी आप हमें सुना रहे हैं कि ये जो रिलीफ मिलने वाला है आवाम को, जो कि मिलना चाहिए और हुकूमत के लिए भी नागुज़ीर है, वो बस अगले 2 सालों में अब मिल जाएगा, क्योंकि अगर अगले 2 सालों में नहीं मिला तो फिर हुकूमत की अगली बारी नहीं आ सकती। जो मैंने आपसे पहली बात की थी ना कि पहले साल में 2018 में इनके ये लग्जरी नहीं थी, 2021 में वो लग्जरी क्रिएट कर ली गई है। अच्छा, कर ली गई। लग्जरी का सही इस्तेमाल नहीं किया तो जो है ये इलेक्शन हारने की सूरत में, जिस तरह पीपल्स पार्टी जरदारी साहब आ रहे थे, नवाज शरीफ वाले आ रहे थे, ये भी हार जाएंगे। तो बहुत सेंसिटिव टाइम है, ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, कोई इतनी जबरदस्त नहीं है कि इनकी तालियां बजाई जाएं, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा किया कि इन्होंने जो है डूबने से बचा लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुआशी अमूर के माहिर, और कुछ खुशखबरी भी हमें जो है वो सुना के गए हैं। आपने उनकी बात सुनी ली है कि वो क्या कह रहे हैं, और होपफुल भी हैं, एक उम्मीद भी आपको देके गए हैं। एक छोटा सा यहाँ पे क्विकली ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिए। पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत बड़ी तब्दीली होने वाली है। पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी ने मजीद काम करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद गुज़श्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पर जारी खबरों ने हकीकत का रूप अब धार लिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी टीम के साबिक कप्तान रमीज़ राजा की बतौर पीसीबी के नए चेयरमैन की तकर्री की मंजूरी दे दी है, और रमीज़ राजा ने जिम्मेदारी कबूल करने का ऐलान भी कर दिया है। ज़राए ये बता रहे हैं जी कि रमीज़ राजा को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कॉल के जरिए फैसले से आगाह कर दिया गया है। गवर्निंग बोर्ड में वज़ीर-ए-आज़म का दूसरा रुकन कौन होगा ये अभी सामने नहीं आया। इतलात ये भी है कि एहसान मानी को बोर्ड ऑफ गवर्नर के लिए भी नामजद किया जा सकता है। इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के सदर रहने वाले एहसान मानी ने सितंबर 2018 में बतौर चेयरमैन पीसीबी ये ओहदा संभाला था। बतौर चेयरमैन एहसान मानी ने पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया। ज़राए के मुताबिक एहसान मानी मजीद काम करना चाहते थे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दौरा इंग्लैंड में कौमी क्रिकेट टीम की खराब कारकर्दगी पर नाराजगी के इजहार के बाद चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने मजीद काम करने से इनकार किया। सवाल यह है कि बतौर चेयरमैन मजीद काम से इनकार करने वाले एहसान मानी बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर की हैसियत से काम करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर बात करेंगे। और रमीज़ राजा साबिक कप्तान और साबिक सीईओ पीसीबी अगले 4 हफ्तों में बजरिया इंतखाब नए चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे। क्या इनके बतौर चेयरमैन मुंतखब होने से पाकिस्तान में क्रिकेट की फील्ड में मजीद बेहतरी आएगी और नए टैलेंट को किस कदर मौका जो है वो मिलेगा पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलने का, या फिर क्रिकेटर्स के लिए मजीद मुश्किलात जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। अब क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, और जब कोई क्रिकेट मैच ख़ासतौर पर पाकिस्तान या भारत का चल रहा होता है तो उस वक्त तो लगता है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो टीवी के आगे नजरें। तो क्रिकेट के हवाले से जब भी कोई खबर आती है, चेयरमैन पीसीबी की तब्दीली होती है या टीम में कुछ तब्दीलियाँ होती हैं या नए कप्तान बनाए जाते हैं, तो लोगों के लिए ये बड़ी दिलचस्पी की खबर होती है, या फिर वो कंसर्न होते हैं। तो ये भी एक बड़ा फैसला है कि चेयरमैन पीसीबी की जो है वो तब्दीली अमल में आ रही है, और रमीज़ राजा साहब जो हैं वो खुद भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के क्रिकेटर रह चुके हैं। तो अब जब वो बतौर पीसीबी के चेयरमैन काम करेंगे तो किस तरह का काम कर सकेंगे और क्रिकेट को मज़ीद कितना बेहतर बना सकेंगे, क्योंकि पहले भी वो पीसीबी के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त वो तजर्बा उतना अच्छा नहीं रहा था। अब कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं कि लोग ये वजह जानना चाह रहे हैं कि आखिर एहसान मानी जो हैं अब वो जो है वो क्यों मज़ीद काम नहीं करना चाह रहे हैं।
बहरहाल पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी जब कहा गया तो फिर वो क्यों नहीं काम करना चाह रहे। बड़े एक्सपीरियंस्ड आदमी माने जाते हैं एहसान मानी, ICC के सदर भी रह चुके हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि एहसान मानी साहब को मजीद काम करने का कहा भी गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अब वजूहात क्या हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एहसान मानी साहब ने जो है वो क्यों मजीद काम करने से इनकार कर दिया। फिर ये भी कहा जा रहा है कि PCB जो है वो उनको किसी और तरह से जो है वो अकोमोडेट करेगा, और वहाँ पर वो सौदे के ऊपर काम करते हैं या नहीं करते, ये भी एक जो है वो बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर भी गुफ्तगू हो रही है जी, और कि रमीज़ राजा के चेयरमैन बनने के बाद चंद सीनियर खिलाड़ियों के लिए क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, बिकॉज हमारे इनमें बहुत अच्छी तरह से कि क्रिकेट में भी लॉबीज़ काम करती हैं, और जो है कुछ फेवरेट्स होते हैं और कुछ खिलाड़ी फेवरेट्स नहीं होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी हैं कि कुछ मुश्किलात जो हैं वो कुछ सीनियर खिलाड़ियों के लिए पैदा हो सकती हैं। फिर उसमें 2 खिलाड़ियों के नाम भी लिए जा रहे हैं जी, शुएब मलिक हैं या मोहम्मद हफीज़ हैं, उनके लिए क्या कुछ मुश्किलात जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। बहरहाल उम्मीद तो यही रख सकते हैं हम, क्योंकि अब वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस से, PM ऑफिस से कॉल जा चुकी है रमीज़ राजा साहब को, और उनको बताया गया कि उनको नया चेयरमैन PCB लगाया जा रहा है। तो फिर उम्मीद तो यही की जा सकती है कि रमीज़ राजा साहब को एक तो ऑल द बेस्ट कहें हम, और उम्मीद भी यही कर रहे हैं कि रमीज़ राजा साहब जो हैं वो अपना एक्सपीरियंस बरूए कार लाते हुए अपना किरदार जो है बड़े पॉजिटिव तरीके से अदा करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की जो है वो बेहतरी के लिए। अब्दुल गफ़ार साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, सीनियर सहाफ़ी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ़ार साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल गफ़ार साहब, ये बहुत सीनियर आदमी समझे जाते हैं एहसान मानी साहब, उन्होंने क्रिकेट के लिए काम भी अच्छा किया है, PCB के साथ रहते हुए भी अच्छा काम किया, ICC के सदर भी रह चुके हैं। एहसान मानी को मज़ीद काम करने का कहा गया था, अब सुबह से ये बहस हो रही है कि आखिर क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से वो मज़ीद काम नहीं करना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हेलो जी अब्दुल गफ़ार साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी प्लीज सवाल रिपीट कीजिए, कुछ इंटरनेट इशू था इसलिए सुन नहीं पाया मैं आपको। जी अब्दुल गफ़ार साहब, मैं जानना यही चाह रही हूँ कि आपको क्या पता चला या आप क्या बता सकते हैं कि एहसान मानी साहब को जब मजीद काम करने के लिए कहा गया तो क्यों उन्होंने इनकार किया, और वो क्यों काम करना नहीं चाहते हैं PCB के साथ? देखिए, मेरा तज़किया इस पे कुछ मुख्तलिफ होगा। आपको याद होगा नजम सेठी साहब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, और इमरान खान साहब ने जब आके ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ तय थी कि उस इक़्तिदार को संभालेंगे, तो नजम सेठी साहब ने एक वीडियो बनाई थी, उसको पोस्ट किया था और बड़े खामोशी चले गए थे। अब एहसान मानी साहब की अपॉइंटमेंट आयशा आज खत्म हो रही थी, और आपको पता है कि अगर किसी शख्स ने किसी ओहदे में तोसी ना लेनी हो तो वक्त से पहले ही खबरें आ जाती हैं, 3-4 दिन पहले, या वो खुद इंटेंशन या वो अनाउंस कर सकते थे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसे लगता है कि जैसे आखिरी मौके तक कोशिश की गई कि एहसान मानी साहब ही इस पोजीशन पे रहें, बट इवेंचुअली ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि रमीज़ राजा साहब का नाम बतौर चेयरमैन PCB आपको पता है कि पिछले हफ्ते ही से रिपोर्ट होना शुरू हुआ था, और इस हवाले से किसी किस्म की कोई कमेंट्स नहीं आए थे। तो मेरा तज़किया हमेशा ये है कि कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर खुश नहीं थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी से, या एहसान मानी साहब से शायद जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, और अब वो चाहते हैं कि जो अगले 3 साल हैं जो उनकी हुकूमत में भी, आपको पता है ना सियासी, आज उनको आप सबने कवर भी किया कि 3 साल का जो तमाम परफॉर्मेंस थी, तो शायद वो चाहते हैं कि क्रिकेट भी उसमें बहुत की फैक्टर है। लोग बात करते हैं ना कि मुझे ये बताइएगा कि आपका तजुर्बा क्या कहता है, या आप क्या तज्जिया पेश करेंगे कि PCB के नए चेयरमैन के तौर पर कैसे रहेंगे रमीज़ राजा साहब? और फिर इस तरह की बहस भी हो रही है कि शायद कुछ सीनियर खिलाड़ी हैं जिनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़ के नाम सामने आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? अब्दुल गफ़ार साहब, आवाज़ आ रही है आपको? शायद सुन नहीं पा रहे हैं। अब्दुल गफ़ार साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और बिल्कुल वो हमें बता रहे थे कि चूंकि रमीज़ राजा साहब का नाम जो है वो पहले से ही खबरों में आ गया था, ये भी एक वजह हो सकती है कि एहसान मानी साहब जो हैं वो मज़ीद काम ना करना चाहते हों। बहरहाल इस पर ही हम बात करना चाह रहे थे कि उनका तज्जिया क्या है, या वो क्या बता सकते हैं हमें इस हवाले से कि ये जो PCB के लिए वो कितने मौसर और बेहतर साबित हो सकते हैं, PCB जो है या क्रिकेट पाकिस्तान की जो है वो उनके चेयरमैन बनने के बाद किस तरीके से जो है वो आगे जा सकती है, या क्या पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। अब्दुल गफ़ार साहब, आप मौजूद हैं साथ? जी बिल्कुल। हाँ, मैं ये जानना चाह रही थी कि PCB के चेयरमैन के तौर पर आप कैसा देखते हैं उनको, और आपको क्या लगता है कि कितनी मस्बत तब्दीलियां जो हैं वो क्रिकेट में हमें देखने को मिलेंगी, उनका तजर्बा बरूएकार लाते हुए वो किस हद तक कामयाब हो पाएंगे, और क्या आपको लगता है कि कुछ सीनियर खिलाड़ियों के लिए जो है वो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, जैसे शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ के बारे में कहा जा रहा है?
देखिए एक चीज तो बहुत अच्छी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और उसकी जो भाग दौड़ है वो अब एक क्रिकेटर के हाथ में होगी, वरना एक मुझे आई थिंक ये लगता है कि एक चेयरमैन Which is जब आता good. है तो बहुत सारी लॉबिंग होती है, कोई क्रिकेटर कहीं पहुंच पाता है कहीं नहीं पहुंच पाता। अब रमीज राजा खुद चेयरमैन है, उन्हें फ्रंट फुट पे आके जो है ना स्ट्रोक खेलने चाहिए, डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। एहसान मानी साहब ने तमाम इख्तियारात चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान तक पहुंचा दिए थे और वो खुद इतना ज्यादा फ्रंट फुट पे नहीं रहे। ठीक रमीज है। राजा एक बहुत ही